थे सारे के सारे देखिए। पहला क्वेश्चन ये यहां से ही अपने इस पीपीटी की शुरुआत की थी, जहां पर पहला क्वेश्चन क्या था कि यूरिक एसिड ज्यादा होने से क्या हो जाता है। और मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को हमने पढ़ लिया था, कहां तक कर लिया था, 16 या 17 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिया था। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि कहां तक कर लिया था। 15 तक कर लिया था ना? हाँ, नहीं 16 कर लिया था। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि जब मानव के हृदय का बाएं वाला जो नीचे वाला चैम्बर है वो सिकुड़ता है तो खून कहां जाता है। ओके, सुनील कुमार कह रहे हैं मैम 16 तक कर लिया है, राहुल कह रहे हैं 16 तक कर लिया है, जयप्रकाश कह रहे हैं 16 तक कर लिया है। जल्दी से एक बार तो सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाएंगे। 8 से 9 अपना 1 घंटे का क्लास है, तो फटाक से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सबसे पहले इस फ्यूचर टाइम्स कोचिंग को और साथ में ही साइंस शिक्षा को। साइंस शिक्षा मेरा खुद का चैनल है जहां पर मैं साइंस की आपको ऐसी डेली लाइफ वाली वीडियोस, जो डेली लाइफ में आपको साइंस काम आती है उसकी वीडियोस अपलोड करने वाली हूं। तो साइंस शिक्षा को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस चैनल को भी, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 16 तक हो गए थे, कुलदीप करें 26 कहां हुए थे बच्चा, 16 तक हुए थे सिर्फ, है ना। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। कल क्लास नहीं हुई, कल इसलिए नहीं हुई थी, कल महाशिवरात्रि का फास्ट था तो व्रत में थोड़ा सा क्लास मैंने अवॉइड किया। कल वाला ही क्लास आज पोस्टपोन करवाया है मैंने, और कल भी रात को 8 से 9 में ही आपका क्लास होगा। अभी 8 से 9 में ही क्लास होगा। 11 से 12 बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने, या फिर कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम 11 से 12 मत करो क्योंकि हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं तो हम प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, रात में कर देते हैं 8 से 9। तो अभी हम रात में ही 8 से 9 मिलने वाले हैं, कल भी 8 से 9 में ही मिलेंगे। इसी 1000 के क्वेश्चंस की जो सीरीज है इसे पूरी कंप्लीट करेंगे। राइट, चलो करते हैं अपना स्टार्ट। तो हमने पढ़ लिया था कल, ये परसों लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि जब हमारे हार्ट का लेफ्ट वाला वेंट जो ये वाला जो चैम्बर है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर में से ये जो चैम्बर है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, जब ये सिकुड़ता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहां जाता है, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड जाता है अयोटा में, और अयोटा से सारे के सारे हमारे बॉडी के हर एक हिस्से तक खून को पंप कर दिया जाता है। फिर मैंने आपको एक पॉइंट और भी नोट करवाया था कि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय का सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर कौन सा है, इनफैक्ट सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग यही चैम्बर होता है। कौन सा चैम्बर? लेफ्ट वेंट्रिकल मजबूत भी है और लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चैम्बर भी है। इसे मजबूत इसलिए रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि इसी से सारा का सारा खून है वो पंप होके हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में पहुंचता है। चलो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, फटाक से पढ़िए और आंसर कीजिए। आज के क्वेश्चंस थोड़े से टफ लगने वाले हैं आपको, क्योंकि आईसीआर के एग्जाम में भी इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। मैं उनको टाइप करवा रही हूँ, सारे आईसीआर के क्वेश्चंस मैं आपको कल नहीं परसों डिस्कस कर दूंगी आपसे, है ना, मतलब शनिवार इतवार तक बिल्कुल कर दूंगी आपका, ठीक है। चलो आइए, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज करेक्ट। आपने प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा है, किस तरीके से प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं। तो प्लांट क्लासिफिकेशन में क्या कह रहा है कि प्लांट क्लासिफिकेशन में पौधों के वर्गीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। सही प्लांट क्लासिफिकेशन में अगर आपने पढ़ा है तो प्लांट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैमी, फेनोरोगैमी, फिर आगे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में? पहला है थैलोफाइट्स have well differentiated body design। जो थैलोफाइट्स होते हैं उनका पौधा अच्छी तरह से विभेदित होता है। थैलोफाइट्स के अंदर कहना चाह रहा है कि थैलोफाइट्स के अंदर रूट, स्टेम्स, ये अलग अलग पार्ट्स आपको विजिबल होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैलोफाइट, थैलो का मतलब होता है थैलस, फाइट का मतलब होता है प्लांट। ये तो एक थैलस जैसा प्लांट होता है और इसके अंदर आप कहीं पर भी अगर आपको मैं थैलाफाइट दिखाऊंगी प्लांट तो आपको पता नहीं लगेगा इसकी जड़ें कहां, इसका तना कहां, इसकी लीफ कौन सी है, आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा। ये एक थैलस जैसी स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स होते हैं, तो इसके अंदर तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चा, गलत हो गया। नेक्स्ट है फ्यूनेरिया इज ए फंगी। फ्यूनेरिया एक कवक है, बिल्कुल गलत है। फ्यूनेरिया एक ब्रायो
ब्रायोफाइट है। क्या है? ये तो एक ब्रायोफाइट प्लांट है। इसे कहां रखा गया है? इसे ब्रायोफाइटा में रखा गया है। तो प्लीज करके इसको बिल्कुल सही मत कीजिए, कुछ बच्चा बी ऑप्शन कह रहा है। और तीसरे में है ऑल टेरिडोफाइट्स आर फेनेरोगैमस। टेरिडोफाइट्स होते हैं वो फेनेरोगैमस होते हैं नहीं, ध्यान से सुनो, प्लांट क्लासिफिकेशन में एक कैटेगरी होती है क्रिप्टोगैमस की। कौन से? क्रिप्टोगैमी प्लांट। और क्रिप्टोगैमी प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनका बॉडी, रूट, स्टेम, लीफ, इनमें अलग अलग डिफरेंस नहीं क्रिएट करवाता हो आपको, है ना। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? एक, इसको आगे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला थैलोफाइटा, दूसरा कौन सा? टेरिडोफाइटा, 2 नंबर पे आता है टेरिडोफाइटा, और 3 नंबर पे कौन सा आता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। तो आपको क्या दिखा रखा है बच्चा? ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जो टेरिडोफाइटा है वो फेनेरोगैमी है। नहीं, टेरिडोफाइटा क्या होता है? क्रिप्टोगैमी होता है। क्या होता है? क्रिप्टोगैमी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी अगेन गलत होगी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट है वस्क्यूलर सिस्टम इज नॉट फाउंड इन ब्रायोफाइटा। बिल्कुल सही बात है, जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनके अंदर मस्कुलर सिस्टम नहीं हो, वस्क्यूलर सिस्टम नहीं होता है। वस्क्यूलर सिस्टम का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर। जैसे हमारे शरीर में खून कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, कार्टिलेज है, ठीक वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी कुछ संवहनी ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें वस्क्यूलर सिस्टम या हम संवहनी ऊतक कहते हैं, जैसे जाइलम, जैसे फ्लोएम। और ये ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में नहीं होते हैं। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में नहीं होते हैं। तो आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा सही निकल गया? डी वाला सही निकल गया। बाकी 3 क्या है? गलत हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं अलग अलग टाइप के। अच्छा, विकास कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? तो थ्योरी में प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। आइए चलो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश एज पर द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ट्रू फिश, देखो एक होती है झूठी मछलियां, एक होती है सच्ची मछलियां। आप ध्यान से सुनिए, झूठी मछली कौन सी होती है? झूठी मछली वो होती हैं जो पाइसस क्लास में नहीं आती हैं, और सच्ची मछली वो होती हैं जिनको हम मैमल्स के पाइसस क्लास में रखते हो, जिन्हें हम स्तनधारी के मत्स्य वर्ग में पढ़ते हैं। एक सच्ची मछली वही है जो मत्स्य संघ में रखी गई है, वही सच्ची मछली है। जो पाइसस क्लास के कैरेक्टर्स को फॉलो करती है उसे बोलते हैं सच्ची मछली। इसके अलावा बाकी सारी फिशेस होती हैं वो झूठी होती हैं। अब आपको यहां से बताना है जो झूठी मछली है वो कौन सी है ना, सॉरी कौन सी सत्य मछली है, ट्रू फिश बतानी है। तो ट्रू फिश कौन सी होगी? जो यहां पर मत्स्य वर्ग में रखी जाएगी वो क्या होगी? एक सच्ची मछली होगी, एक ट्रू फिश होगी। आप देखिए जरा, सिल्वर फिश कहां रखी जाती है? सिल्वर फिश दिखने में सिल्वर फिश जैसी होती है, लेकिन ये कहां रखा गया है? ये तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया है। तो बताओ ये सच्ची हुई या झूठी हुई? ये ट्रू फिश हुई या फॉल्स फिश हुई? ट्रू तो कौन सी होगी? जो यहां पर होगी। तो ये फॉल्स है या ट्रू? आप क्या बताएंगे? ये तो एक फॉल्स फिश है। नेक्स्ट, जेलीफिश अम्ब्रेला जैसी, छाते जैसी होती है, कहां पे रखी गई है? निडीरिया फाइलम में। तो बताओ ये सच्ची है या झूठी है? तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स फिश हो गया। नेक्स्ट है कटल फिश। कटल फिश को रखा गया है मोलस्का फाइलम में। तो बताओ ये झूठी है या सच्ची है? तो ये तीनों की तीनों क्या है? ये तीनों की तीनों फॉल्स रिप्स है, ये फॉल्स आपकी फिशेस हैं। ये तीनों की तीनों झूठी मछली है। अब सच्ची मछली कौन सी है? जो मत्स्य वर्ग में आती है, जो पाइसस क्लास में आती है, और वो कौन सी होती है? वो फ्लाइंग फिश होती है। ये एक ट्रू फिश है। बाकी तीनों अपनी नोटबुक में नोट करो कि ये सब क्या है? ये सब फॉल्स फिश हैं। हाँ जी भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, है ना।
कल बिल्कुल 8 से 9 में ही क्लास होगी आपकी, है ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कल भी 8 से 9 में होगी, अभी रेगुलर क्लास चलेंगी। अब फास्ट था, फास्ट के दिन प्यास व्यास लग जाती तो क्लास नहीं ली, तो इतना गुस्सा काहे को हो रहे हो। आज आ गई मैं आपके सामने अगेन, है ना। चलो ओके, बिहार से प्रणाम, बिल्कुल सही प्रणाम है। अभी जल्दी से, अब बिल्कुल गैप नहीं करेंगे जतिन जी, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप फास्ट के दिन छुट्टी करा जाता है ना, त्योहार के दिन छुट्टियां होती हैं। क्यों? क्योंकि त्योहार के दिन प्यास व्यास लग जाती तो फिर गला सूख जाता है, इसलिए छुट्टी करी। बाकी कोई ऐसा नहीं। अब बाकी आज भी क्लास है, कल भी होगी, परसों भी होगी, संडे को भी होगी, है ना। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। आप चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो हो गया, इसका आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि डी में क्या है? डी में एक सच्ची मछली है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट ऑर्गन एंड पार्ट द हेल्प्स इन लोकोमोशन इज नॉट करेक्टली मैच। लोकोमोशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन हैं, कुछ ऑर्गन के नाम दिए हैं जिनकी वजह से, लोकोमोशन का मतलब होता है गति, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो हेल्प करते हैं। तो कौन सा एक सही से नहीं मिलाया गया है? देखो, पहला है युग्लिना। युग्लिना में जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिलम की हेल्प से होता है। बिल्कुल सही बात है। युग्लिना में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है, इसे फ्लैजिलम बोलते हैं या फ्लैजिला बोलते हैं, और इसी की वजह से उसमें लोकोमोशन होता है, गति होता है, मूवमेंट होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चा पैरामोसियम। पैरामोसियम में होती है सीलिया। पैरामोसियम का भी जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो सीलिया होता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है स्टारफिश। स्टारफिश को देखिएगा आप किस तरीके से चलती है। स्टारफिश में इस तरीके से होती है स्टारफिश, और जब वो समुद्र से बाहर निकल के आती है तो कुछ इस तरीके से यहां पर इसमें छोटी छोटी ट्यूब फिट होती है, ऐसे ना पतली पतली नलियां होती हैं, और इन्हीं नलियों की सहायता से उसमें मूवमेंट होता है। तो इसमें फ्लैजिलम की हेल्प से होता है युग्लिना में, और पैरामोसियम में सीलिया की हेल्प से होता है, और स्टारफिश में ट्यूब फिट की हेल्प से होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन नेरिस, सबसे पहले तो नेरिस कहां आती है आपको ये मालूम होना चाहिए। नेरिस कहां आती है? नेरिस आती है आपके उसी फाइलम में जहां पर आपका अर्थवॉर्म आता है। अब बताओ कि अर्थवॉर्म कहां है? अर्थवॉर्म को किस फाइलम में रखा गया है? अर्थवॉर्म को किस संघ में रखा गया है? जल्दी बताइए। हाँ, फटाक से आंसर कीजिए। अर्थवॉर्म के फाइलम का नाम क्या है? अर्थवॉर्म को कहां रखा गया है? एनिलिडा फाइलम में रखा गया है। तो ये नेरिस भी सारी कहां आती हैं? एनिलिडा फाइलम में आती हैं। और नेरिस जो होती हैं उनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं पैरापोडिया। स्यूडो का मतलब होता है झूठे, झूठे पांव, मतलब एक्चुअल में उसके पांव नहीं है, दिखने में वो पांव जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो स्यूडोपोडिया नहीं, वो होता है पैरापोडियम। क्या होता है? पैरापोडियम होता है। तो आपसे गलत पूछा था तो यही तो गलत है। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा था, आपको 4 क्वेश्चन एक में क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछेगा युग्लिना का लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिलम, पैरामीसियम का सीलिया, स्टारफिश का ट्यूब फिट, नेरिस का पैरापोडियम। स्यूडोपोडियम मत करना बच्चा, पैरापोडियम। हो गया? चलो, ये लैब असिस्टेंट के एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड। कौन सा एक जानवर है जिसका खून ठंडा है? अब ये तो बता देना चाहिए आपको, कौन सा एक जानवर है जिसका जो खून है वो ठंडा होता है। अच्छा, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनका खून गर्म होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका खून ठंडा होता है। गर्म वाले में हम लोग आते हैं, गाय भैंस जितने भी जानवर हैं, बंदर लंगूर और हम लोग, है ना, चमगादड़, इन सब का खून होता है गर्म, है ना। जो मैमल्स क्लास है उसके अंदर जो भी अपने जो हम लोग होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो सारे खून गर्म खून वाले होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, कोर्डेट्स को हम इस चीज को नोट कर लेना। कोर्डेटा को, जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं उन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला बांटते हैं हम फिशिस, जहां पे मछलियां आती हैं। तो मछलियों का खून हमेशा कैसा होता है? लिखिएगा ठंडा। इनका खून कैसा होता है? ठंडा होता है। दूसरा, जहां पर मेंढक आता है,
फ्रॉग मेंढक आते हैं, इनका भी खून कैसा होता है? कोल्ड होता है, ठंडा होता है। तीसरे में आते हैं रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, जहां पर स्नेक और सांप और कुछ छिपकलियां आती हैं, तो इनका भी खून कैसा होता है? ठंडा। उसके बाद लास्ट वाले दो फाइलम कौन कौन से? एक तो पक्षियों को जहां पर रखते हैं जिसे एव्स बोलते हैं, बर्ड्स हो गए, और पांचवें पे आते हैं मैमल्स, स्तनधारी। इन दोनों का खून क्या होता है बच्चा? इन दोनों में जो खून होता है ना स्तनधारियों में, इनका खून और पक्षियों का खून कैसा होता है? वार्म होता है। कहने का मतलब ये गर्म खून वाले होते हैं। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए किसको कहां पे रखा गया है। जैसे डॉल्फिन, डॉल्फिन को कहां रखा गया आपको पता होना चाहिए। शार्क को कहां रखा गया आपको मालूम होना चाहिए। व्हेल को कहां रखा गया आपको मालूम होना चाहिए। और जो पोर्पोइज होते हैं उन्हें कहां रखा गया है वो भी मालूम होना चाहिए। अब सुनो जरा, क्या डॉल्फिन और व्हेल को रखा गया है मैमल्स में। मैमल्स का खून कैसा है? गर्म। ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। पोर्पोइज भी कहां पर आते हैं आप बताएंगे? मैमल्स में। बचा कौन सा? शार्क। शार्क मछली को कहां रखा गया है? यहां पर पाइसस में, बोले तो मत्स्य वर्ग में रखा गया है, इसलिए इसका खून कैसा होता है? ठंडा। तो याद रखिएगा, मेंढक का खून, सांप का, छिपकली का, मछलियों का खून ठंडा होता है, जबकि बर्ड्स का, मैमल्स का खून कैसा होता है? गर्म होता है। और डॉल्फिन और व्हेल मछलियां नहीं होती हैं, ये मैमल्स हैं, ये स्तनधारी हैं, ये वहीं पर रखा गए हैं जहां पर हम लोग होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? हमारे जैसे होते हैं। ठीक है, चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर कीजिए। क्या कह रहा है? विटामिन डी इज हाईएस्ट इन। किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है? किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है? इसका आंसर तो आप कर देंगे। विटामिन डी जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है ना, हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथ देता है, तो विटामिन डी किसमें ज्यादा होता है? एक तो दूध में होता है। क्या दूध ऑप्शन है? नहीं, ये तो ऑयल की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के तेल में, कौन से तेल में सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है? तो कॉड लीवर ऑयल में, मछली के लीवर का जो तेल होता है उसके अंदर विटामिन ई भी अच्छा होता है और विटामिन डी दोनों ही ज्यादा मात्रा में होते हैं। मछली के जो लीवर का तेल होता है उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है ना। और विटामिन डी का केमिकल नेम तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि विटामिन डी को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम जल्दी से फटाक से कमेंट में टाइप करो। हाँ जी, संकल्प क्या है? यूपी वाले भैया जी, संकल्प के बारे में जानना है तो 6 मार्च सुबह 11 बजे यूट्यूब चैनल पे आइएगा, तब मालूम चलेगा कि संकल्प आखिर है क्या। मुझे खुद को नहीं पता है कि संकल्प क्या है, राइट। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाक से लाइक करो और शेयर भी कर दो, ठीक है। उन बच्चों को बता दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आइए फटाक से आंसर कीजिए। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल। नो, गलत। राकेश कुमार गलत, आकांक्षा गुप्ता गलत। टोकोफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई को केमिकली हम टोकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफिरोल। बच्चा इसे ऐसे याद कर लो, विटामिन डी में कैल्शियम, कैल्शियम किसके लिए अच्छा होता है? हड्डियों के लिए। तो विटामिन डी भी किसके लिए अच्छा होता है? हड्डियों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन मेंशन्ड इज इनकरेक्ट। आपको फंक्शन दिए हुए हैं इधर और पूछा है, इधर ऑर्गन्स दिए हैं, ऑर्गन का पार्ट दिया है कोई, इधर फंक्शन दिया है और बोल रहा है कौन सा है इनकरेक्ट, जो गलत है वो बताओ, है ना। ऑर्गन और उसका काम दिया है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। चलिए फिर शुरू कीजिए, कौन सा गलत है फटाक से बता दीजिएगा, है ना। एप्लीकेशन पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल एप्लीकेशन पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। देखिए सुनिए, अच्छा विटामिन को याद करने की ट्रिक बताइए। बिल्कुल बताएंगे आपको, अभी फिलहाल यही सुनिएगा, आपको बिल्कुल बताएंगे। देखो क्या कह रहा है, रीनल आर्टरीज। रीनल शब्द देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए किडनी, गुर्दों के बारे में। रीनल आर्टरीज का काम क्या होता है? दे ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ईच ऑफ द किडनी। बिल्कुल सही बात है, रीनल आर्टरी हमारी दोनों किडनियों तक खून को लेकर आती है। कैसा खून? जिस खून को फिल्टर करवाना है, जिस खून को छानना है, उसे लेकर आती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, हमें तो गलत ढूंढना है, ये तो सही है। नेक्स्ट है यूरेटर। यूरेटर क्या होती है?
दो नलियां होती हैं जिन्हें मूत्र वाहिका बोलते हैं, जो हमारे किडनी में बने हुए यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर करती हैं। कैसे होती है? मान लो एक किडनी ये रहा आपका, दूसरा किडनी ये रहा, इन दोनों किडनी से इस तरीके से यूरेटर डक्ट निकलती है और ये यूरिन को कहां लेकर आती हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। ऐसे आपका ब्लैडर हो गया, तो इन्हें बोलते हैं यूरेटर। तो यूरेटर का फंक्शन क्या लिखा हुआ है? दे कैरी यूरिन टू द ब्लैडर। सही लिखा हुआ है भैया, ये द कैरी यूरिन टू द ब्लैडर। मूत्र वाहिनी जो मूत्र को मूत्राशय तक लाती है। बिल्कुल सही है यार ये तो। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर क्या होता है? ये वाला। यहां पर कुछ समय के लिए आपका जो यूरिन होता है, आपका जो पेशाब होता है, वो स्टोर होता है, उसके बाद हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट दे रखा है बच्चा कि इट स्टोर यूरिन अंटिल इट इज थ्रोन आउट। सही बात है, यहां पे यूरिन तब तक स्टोर होता है जब तक कि आप उसे थ्रो आउट नहीं कर देते। और फोर्थ पे आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जहां से आप यूरिन रिमूव करते हैं, यूरिन हमारे बॉडी से जहां से रिमूव होता है उस पार्ट को यूरेथ्रा कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ है कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर। अरे नहीं, ये तो गलत हो गया इसका। यूरेथ्रा का तो काम क्या होता है बच्चा? यूरेथ्रा तो हमारे बॉडी से यूरिन को बाहर फेंकने में काम आता है, तो ये गलत है और ऑप्शन नंबर फोर्थ ही आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स डज नॉट कैरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस रक्त नलिका में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है? अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन है, और ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे तो हम प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो या तो मैं यूं कहूं किस नली में CO2 वाला खून नहीं है, या मैं यूं कहूं किस नली में ऑक्सीजन वाला खून है। क्वेश्चन दोनों सेम है, क्वेश्चन दोनों सेम है। मैम डबल आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है डबल साउंड, एकदम सही सिंगल साउंड है, कोई किसी टाइप की डबल साउंड नहीं है। चलो आंसर कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं, साउंड डबल आ रही है, साउंड ट्रिपल आ रही है, साउंड आ ही नहीं रही है, ऐसे ऐसी बातें करने आते हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल सही एकदम सब चीजें चल रही हैं। आप तो बस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो बच्चा, पल्मोनरी आर्टरी क्या इसका आंसर हो सकता है? जिसके अंदर प्योर ब्लड है। पल्मोनरी वेन में क्या हो सकता है? अब जरा ध्यान से सुनो। पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है, इकलौती ऐसी धमनी होती है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, और इम्प्योर का मतलब इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है। अब CO2 तो है, जिसमें नहीं वो पूछा है, तो ये तो नहीं हो सकता। हिपैटिक वेन, वेन सुनते ही अगेन CO2 कर दोगे। अगला है वेना केवा। वेना केवा लार्जेस्ट वेन होती है जिसके अंदर भी CO2 वाला होता है। इसमें भी CO2 है, इसमें भी CO2, इसमें भी CO2। लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है, जो फुफ्फुसीय सिरा होती है, जो हमारे फेफड़े से खून हमारे हार्ट में लेकर आती है, जो हमारे फेफड़ों के खून को हमारे हार्ट में, हृदय में लाकर डालती है, उसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। और इसमें हमेशा कैसा खून रहता है? ऑक्सीजन वाला। और बाकी सब में कैसा था? CO2 वाला। क्वेश्चन ने क्या पूछा? किसमें CO2 वाला नहीं है? तो भैया इसमें CO2 वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल भी 8 बजे क्लास होगी, आज भी 8 बजे। अब तो आप क्वेश्चन का आंसर करो फटाक फटाक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नॉट ए फ्लावरिंग प्लांट? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो, फिर हम आपको एक नए मेहमान से मिलवाएंगे। आज हम आपको कॉपर से, आज मैं आपको कॉपर दिखाने वाली हूं। कॉपर, आप लोग जरा बताइए कि कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, और कॉपर कौन से ब्लॉक में आता है। जब आप कॉपर की ये सारी बातें बता देंगे तो मैं आज आपको इस क्लास में लाइव कॉपर को दिखाने वाली हूं, है ना। इस क्लास में लाइव आपको कॉपर को दिखाने वाली हूं। इतनी सारी बातें बताओ, कॉपर की वैलेंसी बताओ, कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर करो, कॉपर का ब्लॉक का नाम बताओ कि कॉपर कौन से ब्लॉक से आता है, कॉपर के ग्रुप का नाम बताओ कौन से ग्रुप में आता है कॉपर, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पॉसिबल होती है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सही टाइप किए तो आज मैं सच में आपको कॉपर से मिलवाने वाली हूं, है ना। कर दोगे सही आंसर? फिर मैं आपको सच में, पहले आप लोग आंसर करो। 2 से D ब्लॉक में आता है। अच्छा ठीक है, चलो एक आंसर मिल गया कि कॉपर D ब्लॉक में आता है भैया, चलो मान लिया। अगला बताओ, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? एटॉमिक नंबर मैम 29 होता है। बहुत बढ़िया, एटॉमिक नंबर 29 है, शानदार। नेक्स्ट आपने ये बता दिया है कि इसका एटॉमिक नंबर बता दिया ना। हाँ, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक बता दिया, 29 पे आता है, 30 पे जिंक आता है, आपको मालूम है ना।
कॉपर की वैलेंसी भी एक बच्चे ने बता दी है। कॉपर की वैलेंसी क्या बता रहे हैं, +2 या +9, +2 या -2? अच्छा +2, ठीक है। चलो भाई, वैलेंसी बता दी, एटॉमिक नंबर बता दिया, ब्लॉक बता दिया, ग्रुप बता दिया। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पॉसिबल होती है ये बताओ, फिर मैं आपको कॉपर से मिलवाऊंगी आज, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पॉसिबल हो सकती है? पढ़ा है ना मैंने, क्यूप्रस क्यूप्रिक पढ़ा है ना आपको, क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस। चलो मैम समझ में नहीं आया, गिरीश को क्या समझ में नहीं आया? आइए पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर मैं आपको कॉपर से मिलवाती हूँ, राइट। चलो सुनो, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट ए फ्लावरिंग प्लांट? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर नहीं लगते, पुष्प नहीं लगते? वही पुष्पा मूवी वाला है ना, है ना। फ्लावर समझ के आपने क्या समझ लिया, हम तो फायर है, वो वाला, ठीक है। तो बताइएगा किस पे फ्लावर नहीं लगता, किस पे पुष्प नहीं लगता? और कॉपर आ चुके हैं, कॉपर की एंट्री हो चुकी है। चलो बताइएगा जरा, देखो याद रखिएगा, जो पाइन्स होते हैं एंड साइकन, पाइन एंड साइकन, साइकन्स एंड पाइन्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर पुष्प नहीं लगते हैं। जिनके ऊपर क्या नहीं लगते हैं? फूल नहीं लगते हैं। इनमें सीड्स तो होते हैं, इनमें बीज तो होते हैं, लेकिन इसके ऊपर फ्लावर नहीं होते हैं, पुष्प नहीं होते हैं। वही फ्लावर है ना, ठीक है, वही फ्लावर जो आप समझ रहे हैं। विनय कह रहे हैं ये क्या पढ़ा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। विनय तो फिर इसके लिए आप थोड़ा सा जाइए और अपना लेवल थोड़ा सा मैच करके आइए क्लास में। अगर आपको इतने आसान क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, इतने बच्चों को आ रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा विनय, है ना। चलो, तो साइकन्स और पाइन्स होते हैं, उनके अंदर बीज तो होते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या नहीं होते हैं? फ्लावर नहीं होते हैं, ठीक है। और इनको कहां रखते हैं? इन्हें हम जिम्नोस्पर्म में रखते हैं। कहां पर? जिम्नोस्पर्म। ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बीज तो होते हैं, लेकिन उनके ऊपर पुष्प नहीं लगते हैं, फूल नहीं लगते हैं। और एग्जाम्पल पाइन्स एंड साइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लमपॉक्स डिजीज इन प्लांट्स इज ए डैश डिजीज। प्लमपॉक्स डिजीज है, बीमारी है। जैसे हम लोगों में स्मॉल पॉक्स होता है ना, वैसे प्लांट्स में प्लमपॉक्स होता है। हमारी स्किन के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस या रेड कलर के पैचेस, धब्बे पड़ने लग जाते हैं, जिसे हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, जिसे हम चेचक बोलते हैं। ठीक वैसे ही प्लांट का जो फ्रूट होता है, जैसे सेब के अंदर होती है बीमारी, सेब के अंदर ऐसे येलो येलो कलर के ऐसे पेचेस से, धब्बे से पड़ जाते हैं और सेब सड़ जाता है। सेब क्या हो जाता है? सड़ जाता है बच्चा। तो ये बीमारी पूछा है आपसे कि प्लमपॉक्स डिजीज प्लांट के अंदर होती है ना। प्लांट डिजीज से क्वेश्चन रेलवे अक्सर पूछता है, तो वो जो है वो किसकी है? अब इसको कैसे याद करेंगे? अच्छा बताओ, स्मॉल पॉक्स कौन करता है? स्मॉल पॉक्स कौन करता है? चेचक कौन करता है? वायरस करता है। तो स्मॉल पॉक्स हम लोगों में जैसे वायरस से होता है, ठीक वैसे ही फ्रूट्स या प्लांट्स में भी वायरस से क्या होता है? प्लमपॉक्स होता है। किस वायरस से होता है? पीपीवी वायरस, पीपीवी, प्लमपॉक्स वायरस। इस वायरस का इन्फेक्शन जब फ्रूट्स और प्लांट्स में होता है, तो हमारे जैसा ही, जैसे हमें चेचक होता है, प्लांट को भी चेचक हो जाता है। तो ये किसके इन्फेक्शन से हुई है? ये वायरस, विषाणु के इन्फेक्शन से हुई है। ठीक है विनय जी, अब इससे आसान भाषा में कौन सा टीचर आपको समझा सकता है एक एक चीज? ठीक है, तो बता दिया है, ये वायरस से होती है। आइए अगले क्वेश्चन पे। द विटामिन विच इज जनरली एक्सर्टेड बाय ह्यूमन इज इन यूरिन इज। हमारी यूरिन से जनरली कौन सा विटामिन बाहर निकल जाता है? हमारे पेशाब से, हमारे मूत्र से जनरली कौन सा विटामिन बाहर निकल जाता है? आप जानते हैं हमारे पेशाब में क्या होता है? अप्रोक्स 90% पानी होता है। अब आप जानते हैं कि 2 विटामिन ऐसी होती हैं जो पानी में घुलती हैं। भाई हमारे यूरिन में 90% पानी है और हमारी बॉडी में 2 विटामिन है, विटामिन बी और सी। ये दोनों विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन होती हैं। ये कैसी होती हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं। तो आपने विटामिन बी और सी लिया भरपूर मात्रा में, लेकिन ये जाके कहां घुल गई? पानी में। और पानी किसकी फॉर्म में बाहर निकल गया? यूरिन की फॉर्म में, पेशाब की फॉर्म में। तो भाई जब यूरिन आपने बाहर किया तो उसके अंदर क्या साथ में बाहर कर दिया? पानी। पानी में क्या था? विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी की जनरली हमारे बॉडी में कमी रहती है। क्यों? क्योंकि ये यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं, ये हमारे पेशाब में बाहर निकल जाती हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी हमारे यूरिन से बाहर निकल जाती हैं। अब ऑप्शन में देख लो क्या है यहां पर? सी ऑप्शन है ना, तो सी करेंगे।
बाकी सब तो क्या है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये तो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, ये तो स्टोर भी हो जाती हैं हमारे लीवर वगैरह में, है ना, लेकिन ये नहीं होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, विटामिन सी। मैम कॉपर से तो मिलवा दो, राहुल जी इतनी क्या जल्दी है, अभी कॉपर जी से मिलवाते हैं, चलो मिलवा दिया जाए कॉपर से आपको। आज आपको आपके छोटे से मेहमान से कॉपर से मिलवा दिया जाए अगर आप कहें तो। जल्दी बताओ कॉपर क्या है, कहाँ है। अच्छा भाई कॉपर की बड़ी डिमांड होने लग गई है। चलो इस क्वेश्चन के बाद आपको कॉपर से मिलवाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में ऑटोट्रॉफिक पोषण की प्रक्रिया होती है। देखो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना खाना खुद से बनाए, वो स्वयं पोषी होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और जो अपना खाना खुद ना बना पाए, किसी अदर पे डिपेंड करते हैं, वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो परपोषी होते हैं। तो आप बताओ इनमें से कौन अपना खाना खुद बना सकता है। क्या फंगी बना सकते हैं, नहीं, फंगी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी जीव होते हैं। वायरस तो आप जानते हैं, अगर कोरोना वायरस अपना खाना खुद बना लेता तो हमारे शरीर में कभी नहीं आता। वायरस तो होस्ट सेल की तलाश करते हैं, ये भी परपोषी है। प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा याद करो, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवा है, प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आया तो वो भी क्या हो गया, परपोषी हो गया। लेकिन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, सर्टन बैक्टीरिया, सारी की सारी बैक्टीरिया नहीं, कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो अपना खाना खुद बना लेती हैं। क्यों, क्योंकि इन बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, इन बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक। जैसे पेड़ पौधों के अंदर हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो क्या बनाते हैं, अपना खाना। वैसे ही कुछ ऐसी बैक्टीरियाज होती हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, और वो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेती हैं, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब आप बताओ उन बैक्टीरिया को कहते क्या है। हाँ जी, सीयू से मिलवाएंगे। अब बताओ ऐसी बैक्टीरिया को कहा क्या जाता है। ऐसी बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, वो खाना खुद बना लेती हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, उन्हें कहा जाता है सियानोबैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। तो फटाक से लिखो, ऐसी बैक्टीरिया को कहा जाता है सियानो जीवाणु, या इसी का दूसरा नाम होता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गीज, नील हरित शैवाल या नीले हरे शैवाल। तो एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है बच्चा, क्या क्वेश्चन, कि ऐसी कौन सी बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बना सकती हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, उन्हें सियानो बैक्टीरिया बोलते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, या हम इन्हें BGA, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लियर है, चल गया काम, बता दोगे तो डी ऑप्शन। और चलो भाई, जैसा मैंने बोला, अब मैं आप लोगों को मिलवाती हूं कॉपर से। कॉपर आओ, ओए कॉपर, ओए कॉपर, देखो आज मैं कॉपर से मिलवाती हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा छोटा सा कॉपर, देख रहे हो कितना क्यूट सा कॉपर है ना। ये है कॉपर भाई साहब। अब आप सारी बातें जानते हैं, आज ही कल रात को ही इसका नामकरण हुआ है, हमने इसका नाम रख दिया है कॉपर। अब बताओ कैसा नाम रखा है हमने। हाँ जी, कैसा नाम रखा है, बढ़िया नाम रखा है ना। ये है हमारे कॉपर भाई साहब, और ये आपसे हेलो कर रहे हैं सबसे, और देख लीजिए बड़े ही क्यूट है, अच्छे है ना कॉपर। ये कॉपर है जिनकी वैलेंसी +2 है, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉसिबल हो सकती है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में आते हैं, और कॉपर की जब बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 29 होता है ना। तो ये कॉपर है, एक बार कॉपर को फिर से देखिए, ये आपके कॉपर भाई साहब, बड़े मिनी कॉपर नहीं, ना ही ली कॉपर, है ना। ये कॉपर, कॉपर प्यार से आप CU बोल सकते हो ना, CU+2 बोल सकते हो आप इनको, एकदम कॉपर की तरह दिखने भी होंगे। एंड आप जानते हैं कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके बाद, बेस्ट नहीं, गुड, आफ्टर सिल्वर। सिल्वर के बाद कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो ये भी हमारा अच्छा सा प्यारा सा, ये आपके क्लास का छोटा सा मेहमान है, और बढ़िया है एकदम, ये आपका कॉपर। तो आज से आप इसको CU+2 बोलेंगे या कॉपर बोलेंगे, राइट। चलो तो हो गया है कॉपर जी, अब बाय बाय करें। अब इसके बाद नेक्स्ट हम रखेंगे मैग्नीशियम।
अगला लाएंगे फिर हम सोडियम, ऐसे लाएंगे पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम थोड़ा खतरनाक है बिकॉज पोटेशियम इज हाईली एक्सप्लोजिव एलिमेंट, है ना। तो पहले मैं इसका नाम पोटेशियम रखने वाली थी, फिर मुझे लगा पोटेशियम की तरह कहीं आग वाग पकड़ लेगा, पोटेशियम की तरह हर जगह ब्लास्ट कर देगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो एक बहुत ही एक्सप्लोजिव एलिमेंट होता है। उसे तो हम कहाँ रखते हैं, उसे तो हम मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं, बिकॉज पोटेशियम एयर वेयर के कॉन्टेक्ट में आते ही तुरंत आग लगा देता है। इसलिए मैंने पोटेशियम ना रख के मैंने इसका नाम क्या रख दिया है, मैंने इसका नाम आपका कॉपर रख दिया है। तो कॉपर जैसा ही है। चलिए फिर आपको कॉपर से मिलवा दिया है, अब अपनी पढ़ाई वापस करते हैं। चलो कॉपर जाओ, जाइए अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, मैम सोडियम कहाँ है? अरे नहीं, अभी सोडियम नहीं है ना, इतने सारे नहीं है, बस एक बहुत है अभी फिलहाल ना। सोडियम आप लोग लीजिएगा, है ना, सोडियम आप लोग रख लीजिएगा अपने घर में, मैग्नीशियम वगैरह सोडियम वगैरह आप लोग रख लीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम ऑफ। दो टाइप का राइबोसोम होता है, एक होता है 70S। अगर आप राइबोसोम्स की बात करते हैं, राइबोसोम्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, जो हमारी सेल्स में प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री होती है, उसी को आप राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। अब जो 70S और 80S हैं, इनको अगेन दो सब यूनिट में डिवाइड करते हैं। इसकी भी दो सब यूनिट है, इसकी भी दो सब यूनिट है। आपसे किसकी पूछी है, 80S की पूछी है। तो चलिए जरा दोनों की सब यूनिट याद करते हैं। 70S को अगेन डिवाइड करते हैं 50S एंड 30S में, 50S एंड 30S। अब कुछ बच्चे हैं होशियार बालक जो मैथ्स लगाएंगे, बोलेंगे मैम 50 और 30 तो 80 होते हैं, आपने 70 लिखा है। भाई ये मैथ्स नहीं है, ये बायोलॉजी है, जो मैथ्स का जस्ट विपरीत सब्जेक्ट होता है ना। नेक्स्ट 80S की अगेन दो सब यूनिट होती हैं, 60S एंड 40S। अब आप बताइए जरा, आपसे 80S पूछा था तो 80S की 60 एंड 40 इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों में थोड़ा बहुत याद करा है तो मुझे ये बता दीजिए कि 70S राइबोसोम कहां पर होता है। हमारी सेल्स में 80S टाइप का होता है, 70S राइबोसोम कहां होता है, आप लोग ये बता दीजिए। हाँ जी 70S। अरे इन जतिन भाई साहब को थोड़ा ब्लॉक कीजिए, आप गुस्सा हो, आप मेरा नाम नहीं लेती हो। मैं काहे को गुस्सा होंगी जतिन आपसे, आपने मेरी भैंस वैंस चुरा ली है क्या, काहे को गुस्सा होंगे, बढ़िया पढ़ा रही हूँ, आप लोग बढ़िया पढ़ रहे हैं, काहे को इतना परेशान कर रहे हैं बाकी बच्चों को, पढ़ने दीजिए ना और मुझे पढ़ाने दीजिए ना प्लीज। हाँ चलिए बताइए जरा, 80S की सब यूनिट दो होगी, 60 एंड 40, और 70S राइबोसोम कहां होता है, तो लिख लीजिएगा 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। कौन सी सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल, जहां जहां भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वहां वहां 70S राइबोसोम है। इसके अलावा हमारी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास भी किस प्रकार का राइबोसोम है, 70S टाइप का। बाकी प्लांट्स की सेल्स में, कवक की कोशिका में, शैवाल की कोशिका में, हमारी सेल में किस टाइप का राइबोसोम होता है, 80S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एम्फीबियंस एंड मोस्ट रेप्टाइल्स हैव। एम्फीबियंस बोले तो उभयचरी और रेप्टाइल्स बोले तो सरीसृप। इनमें आपसे पूछ रहा है कि जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं उनमें मोस्टली कैसा हार्ट है, सिंगल चैम्बर वाला है, एक ही चैम्बर है क्या उनके हार्ट में, या 3 चैम्बर होते हैं उनके हार्ट में, या 2 चैम्बर होते हैं, या 4 चैम्बर है। चलिए बताइए, चलो हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 3 चैम्बर्ड हार्ट। जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप हो गया, जैसे कुछ छिपकलियां हो गई, और जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे मेंढक हो गया, इनके हार्ट में 3 चैम्बर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा होता है इनका हार्ट, कुछ दिखाऊं आपको, इस तरीके से होता है हार्ट। तो काउंट करो कितने चैम्बर हो गए, 1 2 3, 3 चैम्बर हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर किस में होते हैं, मछलियों में। जितनी भी ट्रू फिशेस हैं, जितनी भी सच्ची मछलियां हैं, उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर। 4 चैम्बर्ड हार्ट किसके अंदर है, बर्ड्स, पक्षियों के अंदर।
चिड़िया में, मोर में, कबूतर में और मैमल्स में, स्तनधारी में, इनके अंदर कैसा होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्लियर है? चलो आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ओपियम प्लांट इज ओपियम ऑब्टेन्ड? अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम जिसका केमिकल नेम क्या होता है, सॉरी बोटेनिकल नेम क्या होता है? पेपावर सोमनिफेरम, है ना? तो वो कहां से मिलता है? ओपियम हमें प्लांट के किस हिस्से से मिलता है? अफीम की खेती अगर आपने देखी हो तो हिमाचल वगैरह में होती है, गवर्नमेंट खुद करवाती है, बिकॉज जो अफीम होती है उसको मेडिसिनल प्लांट की तरह खेती करवाती है, वहां के लोगों से जमीन लीज पे ले लेती है, फिर कुछ हिस्सा उनको देती है, कुछ ऐसा कुछ होता है ना, अगर आप हिमाचल वगैरह में देखते हैं तो अगर बात करते हैं अफीम किससे किससे मिलता है, तो अफीम मिलता है फूल से, फ्लावर से, है ना? यहां पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं लीफ, नहीं, ऐसे फूल सा होगा और इस तरीके से फूल बंद होगा और इसी से इस तरीके से क्या टपक रहा होगा, इससे यहां से मिलती है अफीम मिलती है। क्या मिलती है? अफीम मिलती है ना? पोस्ट मतलब अफीम बोलते हैं ना, पोस्ता बोलते हैं, तो वो फूल के अंदर से निकलता है, जिससे हमें क्या मिलती है? अफीम मिलती है। तो फ्लावर से मिलती है बच्चा, फ्लावर फूल, पुष्प से मिलती है, पुष्पा वाले फूल से मिलती है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 whose famous book is सिस्टेमा नेचुरे? मतलब सिस्टेमा नेचुरी एक किताब है, जिस किताब को लिखने वाले ऑथर का नाम पूछा है। किन्होंने सिस्टेमा नेचुरे लिखा है? बुक सिस्टेमा नेचुरे जो बुक है वो किसकी प्रसिद्ध किताब का नाम है? सिस्टेमा नेचुरे। जब बात करते हैं सिस्टेमा नेचुरे, हाँ कुछ बच्चे कहने लग गए ए, गलत कहने लग गए हैं, ए बी सी अलग अलग टाइप के आंसर आ रहे हैं। आप कैसे, क्या माना जाएगा? सुनिए, ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ए में है चार्ल्स डार्विन, और चार्ल्स डार्विन भाई साहब ने कौन सी बुक लिखी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन ने कौन सी लिखी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जबकि दूसरे में कौन है? लेमार्क। दूसरे में आपके कौन है? लेमार्क। और तीसरे में कौन है? तो आप बताओगे बच्चा, तीसरे में आपके हैं लीनियस, कार्ल लीनियस। आप बताओ यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए या बी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कार्ल लीनियस जी की सबसे फेमस बुक थी सिस्टेमा ऑफ नेचुरे, सिस्टेमा ऑफ नेचुरे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप बताएंगे लीनियस, कार्ल लीनियस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्लोव इज ए, क्लोव लौंग हमें किस हिस्से से मिलती है? जो आप लौंग खाते हैं तो वो किस हिस्से से मिलती है? हाँ अमित यादव जी, ठीक है, आपका नाम ले लिया है, अब खुश। चलिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी पीडीएफ। चलो बताइए, लौंग भी एक मेडिसिनल प्लांट है। जिन भी इंसान को डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो ऐसा माना जाता है कि महीने में 1-2 लौंग खा लें तो उसका डाइजेशन अच्छा हो सकता है। तो क्लोव कहां से मिलता है? क्लोव मिलता है क्लोज्ड बड। ऐसे आप देखें ना, लौंग को आप देखना इस तरीके से ऊपर ऐसे बल्ली, ऐसे कलियां से खिली हुई होती है ना, उसके ऊपर से ऐसे चलकर ऐसे फैला हुआ होता है लौंग, है ना? तो उनको बोलते हैं क्लोज्ड बड। जो बंद कलियां होती हैं उसी से हमें क्या मिलता है? क्लोव मिलता है, लौंग। ये अक्सर एग्जाम में, किस एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन? कभी देखे हैं आपने? अफीम कौन सा पार्ट है ना? अफीम किस हिस्से से मिलता है? लौंग किस हिस्से से मिलता है? अदरक किस हिस्से से मिलता है? हल्दी किस हिस्से से मिलती है? ये सब आते हैं एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल के एग्जाम में। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर साल अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, एसएससी का तो एक पैटर्न है, उसी पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोज्ड बर्ड। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा अफीम कहां से मिलता है, तो 2 क्वेश्चन आज हमने कर लिए कुछ ऐसे से मिलते हुए। अगला आइए, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी गेट टर्मरिक? हल्दी किस भाग से प्राप्त होती है? मैंने आपको कहा था जो जमीन के अंदर लगे और फैल के लगता है इस तरीके से, स्ट्रेट नहीं, जो जमीन के नीचे की तरफ लगे। जरूरी नहीं है कि जमीन के नीचे होती है वो जड़ होती है, नहीं, वो एक मॉडिफाइड स्टेम भी हो सकता है, वो रूपांतरित तना भी हो सकता है। तो जमीन के नीचे लगे और फैल के लगे इस तरीके से। तो अदरक और हल्दी कैसा लगता है? सीधा लगता है या फैल के लगता है? फैल के लगता है ना, तो वो क्या होगा? वो होगा मॉडिफाइड ट्रंक। ट्रंक मतलब यहाँ पे स्टेम होना चाहिए, मॉडिफाइड स्टेम या ट्रंक। क्योंकि ट्रंक थोड़ा सा अपर लेवल का टर्म है, वैसे आप इसे ट्रंक बोलो, ट्रंप नहीं, ट्रंक। ठीक है, ट्रंक या स्टेम। तो ये आप बताएंगे ये क्या हो गया? एक रूपांतरित तना है। हल्दी और अदरक रूपांतरित
तना होता है। अब कुछ बच्चा कह रहे रूट्स, अरे जड़ें नहीं है, जड़ क्या होता है, जो स्ट्रेट लगे ऐसे, वो मॉडिफाइड रूट होती हैं, जो फैल के लगती हैं वो हमेशा मॉडिफाइड स्टेम होती हैं। थोड़ा सा अपने आप को सही कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबलैंड प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स इज ए मॉडिफाइड रूट। आ गया आपका मॉडिफाइड रूट। चलो अब बताओ, मॉडिफाइड रूट पूछ रहा है, रूपांतरित जड़ पूछी है इस बार रूपांतरित जड़ पूछी है। हाँ जी, मॉडिफाइड रूट का एग्जाम्पल मांगा है आपसे। सुनो बच्चा, जो आलू होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, लेकिन जो स्वीट पोटैटोज होती हैं, शकरकंद होती हैं, वो क्या होती हैं, वो मॉडिफाइड, आप बताएंगे, मॉडिफाइड रूट होती हैं, रूपांतरित जड़ होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कुनीन एक ड्रग है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। कब देते हैं, मलेरिया के उपचार में हम इससे दवाई बनाते हैं। तो कुनीन कह रहा है, कुनीन जो हमें मलेरिया की दवाई के रूप में हम जिसे काम में लेते हैं, वो किस हिस्से से मिलती है। तो कुनीन प्लांट के किस हिस्से से मिलती है, बार्क से मिलती है, छाल से मिलती है ना। और किस प्लांट की छाल से, सिनकोना प्लांट की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसी से हमें मिलती है एक दवा कुनीन या क्लोरोकुनीन। और उस कुनीन और क्लोरोकुनीन को कहां काम लेते हैं, मलेरिया के उपचार में। अब आप लोग कमेंट करके बताओ, मलेरिया को फैलाने वाला प्रोटोजोआ कौन सा होता है। आंसर कीजिए, मलेरिया को फैलाने वाला मतलब मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से होता है, फटाक से बताओ, मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से होता है। मैं सबके कमेंट देख रही हूं, जो भी सही आंसर देगा उनका नाम यहां पर बिल्कुल लिया जाएगा। अमन कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि मलेरिया जो है वो किस टाइप के प्रोटोजोआ से होता है। तो आप क्या बताएंगे बच्चा, प्लाज्मोडियम, बहुत सही। शिखा ने सही आंसर दिया है, सिकरवार एमपी ने सही आंसर दिया है, एके पाठक ने सही आंसर दिया, दीपेंद्र ने गलत आंसर दिया है। अंकित चौधरी कह रहे हैं एनाफ्लीज प्लाज्मोडियम। अरे भैया, एनाफ्लीज तो मच्छर है, मैंने पूछा है किस प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से। तो आंसर क्या होना चाहिए था, आपको आंसर होना चाहिए था बच्चा प्लाज्मोडियम। मैम आप मौसम की तरह टॉपिक हमेशा चेंज करके पढ़ाती हैं, शाहिद अंसारी कह रहे हैं। अच्छा, मौसम की तरह टॉपिक चेंज करके मतलब आप अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं, आप सीधा बोलिए ना यार, इतना काहे को घुमा के बोल रहे हैं। चलो हो गया, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, और जिन भी भाई बंधु ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास कल की क्लास का नोटिफिकेशन आए। कल 8 बजे ही क्लास होगी, बोर्ड पे लिख दूं ताकि मान लो आप 8 बजे ही होगी। इसी क्लास को आगे हमें कंटिन्यू करना है ना, तो 8 बजे ही होगी, बिल्कुल होगी। चलो अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन टफ लगने वाला है कुछ बच्चों को, तो भाई कॉन्सेप्ट तो छोरी की क्लासेस किस लिए होती हैं, कॉन्सेप्ट किस लिए पढ़ाते हैं हम लोग, ताकि टफ से टफ क्वेश्चन को भी आसान भाषा में आप समझ के आंसर कर दें। क्या कह रहा है, कौन सा एक कवकों और हायर प्लांट्स, उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच में उपयोगी सहकारक या सहजीवी है। सहजीवी क्या होते हैं, जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, दो अलग अलग क्षेत्र के आदमी एक साथ आ जाए, इसको इससे फायदा हो रहा है, इसको इससे फायदा हो रहा है, तो इसे कैसा रिलेशन कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। ठीक वैसे ही दो अलग अलग प्राणी, मतलब अलग अलग जीव जंतु एक साथ आ गए, वो इसको फायदा पहुंचा रहा है, वो इसको फायदा पहुंचा रहा है। तो कवक अलग है और दूसरा यहां पर है प्लांट्स की जड़ें, प्लांट्स की जड़ें। तो भैया कवक और प्लांट्स तो अलग अलग हुई या नहीं हुई, हो गया। अब कुछ बच्चे कवक का देते लाइकेन आंसर करने लग जाएंगे। अबे उल्लुओं, लाइकेन तो शैवाल और कवक का क्या है, शैवाल और कवक का सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो बिल्कुल भी ये करने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएंगे। सुनो बच्चा, कवक और कुछ हायर प्लांट्स है ना, हायर प्लांट्स की जड़ों के बीच में एक सहजीवी रिलेशन बनता है, जिसे बोलते हैं फंगल ओरिजिन या फंगल रूट बोलते हैं, कवक मूल कहते हैं, फंगल मूल, कवक मूल या फंगल रूट्स कहते हैं। सुनो बच्चा, क्या होता है, कुछ कवक
प्लांट्स की जड़ों में आके रहते हैं और ये कवक जड़ों को पानी देती हैं और जड़ों के पास जो स्टोर फूड होता है वो फूड इन कवक को देती है। कवक अपना खाना खुद नहीं बना सकती, परपोषी होते हैं, तो कवक को खाना मिलता है इन जड़ों से और जड़ों को पानी मिलता है इन कवकों से। मतलब फंगस थोड़ा सा पानी वानी के एब्जॉर्प्शन में अच्छे से हेल्प कर देती है। तो बच्चा कवक अलग है, प्लांट अलग है, प्लांट की जड़ें हैं तो प्लांट अलग हो गया, तो दो अलग अलग है, एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो भैया इसी को बोलते हैं सहज जीवन संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन, इसी को ही कहा जाता है सिम्बायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, उसका डी ऑप्शन होगा 36 का। 37 कह रहा है एनिमल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर यूजुअली, आपसे बोल रहा है नॉक्टर्नल, कहने का मतलब है निम्नलिखित में से किस समूह के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, जो रात में एक्टिवेट हो। भैया आप बताओ जरा कौन आपको यहां पर रात में एक्टिव दिखने वाला है? 3 का जोड़ा है ना। चलिए बताइए कौन कौन है जो रात को एक्टिव रहता है? तोता रह सकता है, गलत हो गया। अगला देखो, हिरन नहीं रह सकता था, है ना। मच्छर तो फिर भी रह लेता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है बच्चा उल्लू, चमगादड़, कुत्ता, कुत्ता तो नहीं रह सकता। अब कौन सा बचा ऑप्शन? मच्छर रात को काटते हैं ना, ऐसा थोड़ी मच्छर सिर्फ दिन में काटते हैं, रात को नहीं काटते, ऐसा होता है क्या? नहीं। चमगादड़ जानते हैं, चमगादड़ है ना, और उल्लू, ये तीनों रात को ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इन तीनों का ही आपसे ग्रुप पूछा था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज कॉल्ड लेप्जिमा? लेप्जिमा किसे कहा जाता है? कौन सी मछली को ही लेप्जिमा कहा जाता है? किस मछली को लेप्जिमा कहा जाता है? ये लैब असिस्टेंट का एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चा, प्रीवियस ईयर का। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है, किस तरफ साइंस ही तो पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, बताओ जरा इसका आंसर भी आप लोग तो बड़ा सही कर रहे हैं यार। हाँ क्या होगा? सिल्वर फिश। जो सिल्वर फिश है, जो दिखने में चांदी के कलर की होती है लेकिन वो फिश नहीं है। सिल्वर फिश को कहाँ रखा गया है? आर्थ्रोपोडा में। सिल्वर फिश कहाँ आती है? आर्थ्रोपोडा में। अच्छा बताऊं कैसी होती है दिखने में? कॉकरोच जैसी। कॉकरोच के ऊपर आपने चांदी लपेट दी हो, ये मान लो आप, ऐसे दिखते हैं। और कॉकरोच और सिल्वर फिश दोनों कहाँ आते हैं? आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सिल्वर फिश को ही हम क्या बोलते हैं? लेप्समा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने स्टार्ट किया था? सबसे पहले वर्गीकरण किसने स्टार्ट किया था? हाँ जी, बताओ। वर्गीकी के जनक। टेक्सोनॉमी क्या होता है? साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर आप क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। तो जब आप क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो टेक्सोनॉमी वर्गीकी ब्रांच पढ़ रहे हैं। और इसके जनक कौन हैं? इसके जनक हैं जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था। वो कौन थे? वो कार्ल लीनियस थे। बी नहीं होगा, बी में तो अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल कौन है? अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये तो बायोलॉजी के जनक हैं। ठीक है, बायोलॉजी के जनक हैं, बायोलॉजी के फादर हैं। थियोफ्रेस्टिस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक। जबकि कार्ल लीनियस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने सबसे पहले इस धरती के ऊपर, इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग्स थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक प्लांटेई, एक एनिमेलिया। प्लांटेई प्लांट्स रखे, साथ में बैक्टीरिया को भी यहीं डाल दिया, एनिमेलिया एनिमल्स रख दिए। ठीक है, तो इनको कार्ल लीनियस को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास में हम 17 से स्टार्ट किए। 1 से 16 की क्लास जिसने नहीं देखी है वो ऑलरेडी अपलोड है, वो देख लीजिएगा। फिर 17 से लेकर आज हमने 40 कर लिए हैं, है ना। आइए क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्या व्हाट इज द
एक्सपोनेंट ऑफ बायोनॉमिनल मेथड, कहना चाह रहे हैं कि जो बायोनॉमिनल मेथड, जो बायोनॉमिनल का मतलब द्विनाम पद्धति, जो टेक्सोनॉमी की द्विनाम पद्धति है, उसे सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था? मतलब दो भागों में बांटने वाले, तो अभी तो पढ़ाया, किसने दिया 2 भागों में बांटने वाले? कार्ल लिनियस ने सबसे पहले 2 भागों में बांटा। कार्ल लिनियस ने सबसे पहले 2 भागों में बांटा, है ना। तो ये बच्चा आज की क्लास के आपके क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 40 हमने कर लिए। अब 41 से लेकर कल 60 तक, कल 41 से लेकर